Good morning, friends. My name is Kunal Kumar. So now we are again starting with the next part of the determinants. ठीक है, अभी तक हमने determinants में मैंने आपको adjoint सिखा दिया था और मैंने आपको A inverse सिखा दिया था. ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ A inverse का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था. A inverse का फॉर्मूला था 1 determinant A into adjoint A. ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है. एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, हम पहले लिखेंगे ट्रांसपोज. इट इज द ट्रांसपोज ऑफ एक मैट्रिक्स बनेगी जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब कोफैक्टर्स होंगे. तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स. तो पहले आप हर जगह को कोफैक्टर लिखोगे और फिर उसको ट्रांसपोज कर दोगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आपका बन जाएगा एडजॉइंट ए. ठीक है, चलो, तो ये हमने ए इनवर्स निकालना सीखा था. ठीक है, फिर आपकी एक्सरसाइज में जो कि आपकी आई थिंक इट इज 4.5, ये एक्सरसाइज आपसे हो जाएगी काफी हद तक, बट कुछ क्वेश्चन आपके रह जाएंगे. मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखा देता हूं. फॉर एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है ए आपको दिया हुआ है 3 1 -1 2. ठीक है, और फिर आपको शो करना है. क्वेश्चन सेज कि आपको शो करना है. ठीक है, show that a square minus 5a plus 7i, ठीक है, इज इक्वल टू 0. पहले तो आपको ये शो करना है. ठीक है, अच्छा, ये शो करके मैं दिखा नहीं रहा. ठीक है, रीजन क्या है कि आपको पता है ए स्क्वायर कैसे निकलता है, a इंटू ए. ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, पहले आप a इंटू ए करोगे. ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, a इंटू ए. ठीक है, तो आप पहले ए मैट्रिक्स लिखोगे, दैट इज 3 1 -1 2. फिर दोबारा ए मैट्रिक्स लिखोगे 3 1 -1 2. फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो. ठीक है, अब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा. राइट, चलो, तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर निकालना. ठीक है, आप ऐसे ए 5a निकाल के प्लस 7i करके इसको सॉल्व करोगे तो LHS की जो वैल्यू आएगी वो 0 0 0 0 आएगी. ठीक है, और विच इज इक्वल टू RHS. ठीक है, तो ये तो आपका हो गया प्रूव करना. ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहा है एंड फाइंड ए इनवर्स. अच्छा, ये सॉल्व करने के बाद आपको ए इनवर्स भी निकालना है. ठीक है, अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, जैसे ये इक्वेशन आपको दी हुई है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0. ये तो हम मान के चल रहे हैं आपका प्रूव हो चुका है. ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं कि आपका प्रूव हो चुका है. तो अब आप क्या करोगे, 7i को अकेला छोड़ दो, सॉरी 7i को इधर अकेला छोड़ दो, उधर हो गया माइनस ए स्क्वायर और प्लस 5a. ठीक है, फिर आपने i को भी अकेला छोड़ना है, तो ये हो गया -1/7 a स्क्वायर प्लस 5/7 a. ठीक है, फिर आप क्या करोगे, दोनों साइड को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, तो -1/7 a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 5/7 a इंटू ए इनवर्स. ठीक है, यू विल सॉल्व इट लाइक दिस. अब यहाँ पे आई का मतलब 1 होता है. देखो, आई का मतलब कभी भी आप मैथ्स की टर्म में अगर देखोगे, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, और अगर इसको मल्टीप्लिकेशन के तौर पे देखा जाए तो उसको 1 ही एज्यूम करके चलना. 1 को किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर आता है. ठीक है, तो ये इनवर्स ही रह जाएगा. ये -1/7 ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स. ठीक है, प्लस 5/7 ए इंटू ए इनवर्स. ठीक है, तो ये a इंटू ए इनवर्स. अब आप ऐसे लॉजिक ये भी लगा सकते हो कि बेस से मतलब मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है. ठीक है, तो आप इसको लिखोगे -1/7 a की पावर 1, राइट, प्लस 5/7 a इंटू ए इनवर्स मतलब पावर ये 1 हो गया. ठीक है, तो 1 का मतलब मैट्रिक्स की टर्म में i होता है. ठीक है, तो हम इसको i की टर्म में लिख सकते हैं. गॉट इट. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आपने a इनवर्स ऐसे निकालना है. a इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, -1/7 a का मतलब मैट्रिक्स क्या दिया हुआ था आपको, 3 1 -1 2 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, प्लस 5/7 i मतलब 1 0 0 1. अब आपको इसको सॉल्व करके ए इनवर्स निकालना है. तो कभी भी आपको इक्वेशन में दी होगी इस फॉर्मेट में, तो आपको ए इनवर्स उस फॉर्मेट से नहीं निकालना है जो हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था. ठीक है, आपको इक्वेशन को यूज करके यू नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन. ठीक है, तो ए इनवर्स की वैल्यू हो गई हमारे पास, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो गया -3/7 -1/7 दैट इज 1/7 और -2/7. ठीक है, प्लस इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5/7 0 0 5/7. ठीक है, अब इसको हम ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे ऐड करके हो गया -3/7 प्लस 5/7. ठीक है, ये हो गया -1/7 प्लस 0, ये हो गया 1/7 प्लस 0, ये हो गया -2/7 प्लस 5/7. ठीक है,
अगर मैं इसको यहीं पे सॉल्व करके आपको दिखा दूं तो ये जो आंसर बनेगा ये बनेगा 2/7, ये -1/7, ये 1/7 और ये 3/7। ठीक है, तो चलो इसका एक बार मैं आंसर वेरीफाई कर लेता हूं। तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है 2/7, -1/7, 1/7 और 3/7। ठीक है, तो पीछे से मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आपको यूज करना है। अगर क्यूब वाली क्वेश्चन होगी तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं जो इसका ही अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये मैं आपको वो सारे क्वेश्चन बता रहा हूं जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बाकी आप पूरी एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हो। ठीक है, तो ए का मतलब हो गया हमारे पास, जैसे ए क्वेश्चन में गिवन है 3, 2, 1, 1। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना, आपने वैल्यू डालनी है। ठीक है, वैल्यू डालनी है और इसको सॉल्व कर देना है। जैसे ए स्क्वायर आप निकाल लोगे ए इंटू ए करके, ए इंटू ए करोगे, है ना, ए तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। बी कांस्टेंट है और आई सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो। तो वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज। नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 4.6। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 4.6 है, राइट। ये एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पिछले सालों में 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इक्वेशन कैसे होती है, फिर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है डिटर्मिनेंट, ध्यान से सुनना बच्चों, ये चैप्टर है डिटर्मिनेंट, और इस चैप्टर में ये जो मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, हाँ आपने बिल्कुल ध्यान से सही सुना है, चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट, और इसमें जो ए इनवर्स निकलता है, जो मैं अभी आपको निकालना सिखा रहा हूं, उस मेथड को बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो बच्चे कई बार इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे सर मैट्रिक्स मेथड बोला है, तो मैट्रिक्स चैप्टर में जो आपने ए इनवर्स निकालना सीखा था, जैसे रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, कहीं उससे तो नहीं निकालना। नहीं बच्चों, उससे नहीं निकालना। मैट्रिक्स मेथड का मतलब जो डिटरमिनेंट चैप्टर का मेथड है, और जो कि एक्सरसाइज 4.6 का मेथड जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलो मैं एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूं, और बेसिक क्वेश्चन के बेस पे आपके सारे फॉर्मेट होंगे। ये क्वेश्चन है आपके पास 2x + 5y = 1 और 3x + 2y = 7। ये आपका दो इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में 2 या 3 इक्वेशन आएंगी, और 2 और 3 का दोनों का फॉर्मेट सेम है। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं। सर कैसे आती हैं, मैं अभी आपको समझा दूंगा कैसे आती हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें चेक करना है, पहले हम लिखेंगे ए क्या है। ए जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, ए इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये हो गया 2, 5, 3, 2। फिर एक्स निकलेगा, एक्स होते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं, इसमें वेरिएबल्स क्या यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई, तो ये एक्स और वाई ऐसे। और बी क्या होती है, बी जो इज इक्वल टू के बाद वाली एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज 1 और 7। आपको ये समझ आ गया फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, चलो तो ये फॉर्मेट आपको समझ आ रहा है। अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ए क्या है। डिटरमिनेंट ए को सॉल्व करेंगे, मतलब ए मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट बनेगा 2, 5, 3, 2। इसको सॉल्व करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो गया 2 to the 4 - 3 × 5 = 15। तो ये कितना हो गया, -11। और आपको ये कंफर्म करना है, ठीक है बच्चों, आपको ये कंफर्म करना है कि ये जो आंसर है ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं एक नोट यहां पे लिखवाता हूं। इफ, यहां पे मैं नोट लिखवा रहा हूं, ठीक है। इफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0, तो हम बोलते हैं ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम ए बोलते हैं ए इज नॉन सिंगुलर, हम बोलते हैं ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो हम ए इनवर्स नहीं निकालेंगे। ठीक है,
तो ए इनवर्स नहीं निकलेगा। गॉट इट। अच्छा, उसकी केस में क्या होता है मैं आपको अभी समझाऊंगा नेक्स्ट केस में। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो ए इनवर्स नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। ए इनवर्स निकालने के लिए सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तो हमारा ए इनवर्स निकलेगा। तो पहले हमें चेक करना होता है कि क्या ये सिंगुलर है या नहीं है। देखो -11 आया विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हम ये बोलेंगे। ठीक है, अब ये ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम अपना काम आगे करेंगे। तो इसका मतलब हम लिखेंगे एंड सो इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इसका एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करना बताता हूं मैं। तो हमारे पास क्या होता है, इक्वेशन होती है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये हमारी इक्वेशन होती है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होती है क्या? ए एक्स इज इक्वल टू बी। फिर हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू ए, उधर जाके ए इनवर्स बन जाता है तो उसको लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ये स्टेप ध्यान में रखना है आपको। ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स ए उधर जाके ए इनवर्स बन जाता है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आपने क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, राइट। अब सर एडजॉइंट है वो मैंने आपको बता रखा है, तो आप एडजॉइंट ए निकालोगे। ठीक है, वो वैल्यू इधर पुट करोगे। चलो मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ, ए इनवर्स का मतलब 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, और ये बी है, तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। गॉट इट, क्योंकि हो सकता है डिटरमिनेंट ए जैसे आपका -11 आया तो नीचे -11 आएगा तो फ्रैक्शन बन जाएगा, तो आप पहले फ्रैक्शन को इससे मल्टीप्लाई करने से बढ़िया ये है कि आप नॉन फ्रैक्शन मैट्रिक्स को नॉन फ्रैक्शन मैट्रिक्स से इस नॉन फ्रैक्शन मैट्रिक्स को इस नॉन फ्रैक्शन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो चलो इसके लिए पहले मुझे एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो अब एडजॉइंट ए आपको निकालना आता है, मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं कि ए इनवर्स का मतलब 1 अपॉन डिटरमिनेंट आया -11 इंटू एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई 2 -5 -3 2। ठीक है, मैं एडजॉइंट ए नहीं निकाल के दिखा रहा क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में निकालना सिखा रखा है, तो आपको आई एज्यूम कि आपको आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा। अब मैं ए इनवर्स की वैल्यू जो मतलब ये जो वैल्यू आई थी वो मैं इधर लिख देता हूँ। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए जो मेरा ये आया था ना 2 -5 -3 2, ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। और बी, व्हाट इज बी? बी हमारा था 17, बी मेरा था 17। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब ये दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दो मैट्रिक्स को मैं पहले मल्टीप्लाई कर, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये 2 रोज 1 कॉलम 2x1 का, तो ये हो गया -1/11, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके ये मेरा आंसर आ रहा है, देखो ये और ये कट जाएगा, ये मैंने आपको समझा रखा था, दोबारा से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये और ये कट जाएगा तो आंसर बचेगा 2/1 का, तो 2 रोज 1 कॉलम, ये ऐसे हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। तो ये हो गया, ये A11 है तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 2 प्लस दिस इंटू दिस, तो ये हो गया -35। ऐसे ये हो गया -3 प्लस 14, तो ये हो गया -1/11, ये हो गया -33 और ये कितना हो गया 11। और इसको अगर मैं और सॉल्व करता हूं, आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अब तो ये हो गया आपके पास -1/11 इंटू -33, तो दैट इज 3। ठीक है, और ये क्या हो गया -1, तो ये हमारे पास 3 और -1 आ गया। अच्छा, एक कल चल क्या रहा था, ये x चल रहा था। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे आपको मैं इसमें समझा देता हूँ। देखो ये आपको समझ आ रहा है सारा। ठीक है, अब ये x की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 और -1। x क्या था मेरे पास x, y। ठीक है, x क्या था मेरे पास x, y, सॉरी x और y, और यहाँ पे आया 3 और -1, तो मैंने x की वैल्यू 3 निकाल दी और y की वैल्यू हो गई -1, तो ये आपका आंसर है। इज दैट क्लियर? चलो, तो ये आपने 2x2 का मैट्रिक्स करा। ठीक है, ऐसे ही हम 3x3 का करेंगे। 3x3 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जैसे सपोज एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब मैं आपको 3/3 का एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, 3/3 का क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपका नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, यू गेट 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1, और ये है 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलो अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। चलो पहले आप लिख लो कि ax इज इक्वल टू b होता है, ये हमारी इक्वेशन होती है। फिर क्या होता है, x इज इक्वल टू इनवर्स b, चलो बाद में करेंगे। तो पहले लिख देते हैं a का मतलब क्या, बोलो a का मतलब क्या, 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, और ये हो गया 4 माइनस 3 2, ये a हो गया। x का मतलब क्या हो गया, x y z। ठीक है, b का मतलब क्या हो गया, 8 1 4, ये आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर हमारा फॉर्मेट क्या कहता है, फिर फॉर्मेट कहता है कि ax इज इक्वल टू b था, सॉरी पहले आप डिटरमिनेंट ए निकालोगे। डिटरमिनेंट ए मतलब इसका डिटरमिनेंट आप सॉल्व करोगे, 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 2, आप इसको सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ कि माइनस 17 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिखोगे सिंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये लिखना बहुत जरूरी है, सिंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। ax इज इक्वल टू b था, क्या था हमारे पास, ax इज इक्वल टू b, फिर क्या था, x इज इक्वल टू क्या था, a इनवर्स b। a इनवर्स मतलब यहीं पे वैल्यू निकालेंगे, 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट है। अब आप एडजॉइंट निकाल के इधर पुट करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर पूरा मल्टीप्लाई करके आपके पास x का मतलब x y z, और यहाँ पे सॉल्व करके मैं फाइनली आंसर लिख रहा हूँ, ये आपका आया 1 2 3। अब ये मल्टीप्लीकेशन आपको आती है, ठीक है, तो आपने इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करना है और मैच कर देना, तो इससे कंपेयर हो जाएगा कि x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 2 होगी, z की वैल्यू 3 होगी। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर इन 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, चलो आई होप कि बच्चों ये आपको सब समझ आ रहा है। तो ये हमने 2/2 और 3/3 के क्वेश्चन कर लिए। इस एक्सरसाइज में आपके यही क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में आपके यही वाले क्वेश्चंस हैं, राइट। चलो अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी, जैसे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इजी हैं। ठीक है, एक आपकी एक्सरसाइज की ही लास्ट क्वेश्चन है जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बस एक बार ओरली डिस्कस कर रहा हूं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी 4.6 एक्सरसाइज का। आपको दिया हुआ द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज ₹60। तो देखो, तो आप क्या करोगे, 4x, ये तो बहुत इजी है, 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60। ठीक है, let the cost of 1 kg onion be x, let the cost of 1 kg wheat be y, and let the cost of 1 kg rice be z। तो ऐसे हम एक ही क्वेश्चन बना देंगे। फिर आपके दूसरी क्वेश्चन बनेगी, दूसरी क्वेश्चन आपको दी हुई है the cost of 2 kg onion, तो 2x, and 4 kg wheat, तो 4y, and 6 kg rice, तो 6z is equal to 90। the cost of 6 kg onion, तो 6x plus 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। अब ऐसे इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, फिर अपना वही फॉर्मेट से सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका, अब मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी 4.6 तक आपका पूरा होमवर्क है। ठीक है, चलो अब 4.6 तक तो होमवर्क है सर, लेकिन एक बात आपने बोला था हम बाद में बताएंगे। हाँ, अगर आपको सॉल्व जब आप करते हो तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले चेक करेंगे डिटरमिनेंट 0 है नॉन जीरो है। अगर वो नॉन जीरो आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन आपको जो ऊपर वाले फॉर्मेट पे कराया वही होगा। अगर डिटरमिनेंट ए 0 आता है तो हम बोलेंगे ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स केस में फिर हमारे पास दो डायरेक्शन बन जाती है। ठीक है, अगर ये 0 आता है तो आप क्या बोलोगे, आप दो वैल्यू निकालोगे।
आप निकालोगे एडजॉइंट ए इंटू बी। पहले आप एडजॉइंट ए अलग से निकालोगे और बी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। सेम केस यही भी है, ठीक है। मतलब आपने ये करना है, ये दोनों सेम ही है, बट इसके रिजल्ट दो अलग अलग आ सकते हैं। अगर इसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, अगर इसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है और इसका आंसर अगर इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अब सॉल्यूशन नहीं करना। डिटरमिनेंट 0 आ गया, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालो। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन 0 आ रहा है, या हो सकता है एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आए, तभी मैंने आपको 2 एरो मार के दिखाए हैं, ठीक है। मैंने आपको, आई एम सो सॉरी, थोड़ा वीडियो हमेशा ऊपर चले जाता है। चलो दोबारा बताता हूं। डिटरमिनेंट ए नॉन 0 आ रहा है, डिटरमिनेंट ए नॉन 0 आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट ए 0 आ रहा है तो दो आपके पार्ट्स डायरेक्शन बन जाती हैं। आपको उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है एडजॉइंट ए इंटू बी, दोनों सेम स्टेप में, ठीक है। एडजॉइंट ए इंटू बी निकालोगे और फिर आंसर हो सकता है कि नॉन 0 है, हो सकता है 0 आए। अगर आपका आंसर नॉन 0 आता है बच्चों, अगर आपका आंसर नॉन 0 आता है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आप बोलोगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, बस आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। और क्या लिखोगे, एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, सॉरी इज नो, इसकी सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही नहीं ना, तो इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। बस आपको यही लिख के छोड़ देना, यही आपका आंसर है, ये दो बातें आपको लिखनी है, ठीक है। यहां पे इस केस में क्या होगा, अगर आपका आंसर एडजॉइंट ए इंटू बी का आंसर 0 आता है तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे द सिस्टम कैन बी ईदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये वाला जो आंसर था इसका आंसर बन जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, सिस्टम of equations can be consistent, ठीक है, can be consistent और inconsistent, बस आपका यही आंसर होगा, ठीक है। और दूसरा आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में बी, इसमें तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था, और इसमें लिखोगे सॉल्यूशन क्या होगा, मे बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आप ये लिखोगे या तो इसका ये आंसर है या है नो सॉल्यूशन, ठीक है। बस आप ये लिखोगे ईदर द आंसर इज दिस और द आंसर इज दिस, एंड फिर आप लिखोगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बस ये थियोरिटिकल आंसर आपको देना है, ठीक है। तो जनरली ये वाले क्वेश्चन पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि जब आंसर आएगा ही नहीं तो क्वेश्चन जनरली ये बनता नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल आपका आंसर बन जाता है, आपको थ्योरेटिकल ये आंसर देना है। समझ आ रही है। एडजॉइंट इंटू बी नॉन 0 आता है तो आप सीधा लिखोगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अगर यहाँ 0 आता है तो आप बोलोगे सॉल्यूशन मे बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, एंड और इसको दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बस ये आंसर आपको देना है, ठीक है बच्चों। चलो तो ये हमारी आपकी चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। अब आपके पास आती है मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज आप घर में खुद ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा डिटर्मिनेंट्स मिसलेनियस की। ओके चलो, थैंक यू सो मच। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप मेरा सारा होमवर्क साथ साथ कर रहे हो। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई परेशानी आती है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच, सी यू, टाटा बाय।